औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप ये जानते हैं कि हम अपना अपना जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में, वो हम कर रहे हैं। और हमने फ़िज़िकल क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम जो है वो मूव कर चुके थे, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से, अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से हम फिज़िकल क्लासेस चूँकि कंटिन्यू नहीं कर सके, और हमारा वो क्वेश्चन जो था वो हमने अपने फ़िज़िकल क्लास में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, हमने फ़िज़िकल क्लास में जो उसको कवर किया था वो आप समझ लें कि 30 या 40% हम कर सके थे। तो उस क्वेश्चन को हम वहीं पर छोड़ रहे हैं, और आज के लेक्चर जो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने जा रहा है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम फिज़िकल क्लास के अंदर ही उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि उसमें फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है कि ये इतने सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो हम ये दो क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले वक्त को ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जैसे कि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक और नाम से याद किया जाता है जो कि है लिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसी के अंदर इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे हम इसकी मज़ीद डिफरेंसेस जो हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अपने नोट्स के पेज नंबर 43 पे देखें, जो कि बोर्ड पे भी मेंशन है, कि पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ़ मेंबर्स को डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपके प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं। ये पॉइंट भी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि डिफरेंस की सूरत में है, लिहाजा इसको बयान करना ज़रूरी है। देयर कैन बी मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स। कम से कम मेंबर्स की तादाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 है, और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम की तादाद 50 बताई गई है। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर्स जो मेंबर्स हैं उनकी 7 है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई गई। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक ये वाला साइन बनाया था इन्फिनिटी का। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है एज सच। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ ओनरशिप। इट इज़ लिमिटेड जनरली कन्फाइंड टू 1 फैमिली। ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को ओन करते हैं वो एक फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं, यानी 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, दादा, फादर, ग्रैंडसन, इस तरह से मिला के जो है ये लोग अपनी प्राइवेट कंपनी को ओन कर रहे होते हैं। जनरली ये जो है वो एक फैमिली की लिमिटेशन में ही रहती है, यानी फैमिली की जो बाउंड्रीज़ होती हैं उन्हीं में मूव करती रहती है, बाहर ये लोग जो है वो नहीं जाते। जबकि हम बात करें अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है इट इज़ नॉट लिमिटेड, इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यानी एरिया ऑफ ओनरशिप चूँकि यहाँ पे वाइड है, लिहाजा इसको लिमिटेड नहीं कर सकते। और यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी इन्फिनाइट है, यानी कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसकी वजह से इसके एरिया को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इट कैन नॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। जाहिर सी बात है कि जब फैमिली तक लिमिटेड होगी तो हम जनरल पब्लिक को इसके अंदर इनवाइट नहीं कर सकते। और वहाँ पर यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जैसे कि आप देखें, इट कैन इन्वाइट जनरल पब्लिक फॉर परचेज ऑफ शेयर्स, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, लोगों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस वजह से आप ज़्यादा लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ फैमिली की टर्म्स तक ही इसको महदूद रखा जाए। जनरल पब्लिक के लिए भी आप इसको इनवाइट कर सकते हैं कि वो उसके शेयर्स परचेज करें। फोर्थ पॉइंट इज़ दिस कंपनी कैन नॉट अलॉट इट्स शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर इट्स कॉर्पोरेशन। कैन अलॉट इट्स शेयर्स आफ्टर इट्स कॉर्पोरेशन, यानी कि जैसे ही ये कंपनी बन जाए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे इसके स्टेप्स को। पहला स्टेप प्रमोशन का स्टेप है, दूसरा स्टेप आपका इनकॉर्पोरेशन का है। तो पहला स्टेप के बाद दूसरे स्टेप भी जब आप कंप्लीट कर लें, अपने दूसरे स्टेप के जितने भी आप
फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कवर कर लें तो उसके बाद आप अपने शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर एक और स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा जो कि लिखा हुआ है, दिस कंपनी कैन नॉट अलॉट इट्स शेयर टिल इट हैज़ रिसीव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी एज सब्सक्रिप्शन। यानी कि इस चीज़ को, इस पॉइंट को हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये वाली कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कब ये इख्तियारात हासिल होंगे कि वो अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर अलॉट कर सकें। नंबर 5th पॉइंट इज़ द कंपनी कैन नॉट इशू आइदर प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट ऑफ ड्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस को इशू नहीं करेगी। प्रॉस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? प्रॉस्पेक्टस तब इशू किया जाता है कि जब आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो अपने शेयर्स की परचेजिंग के लिए। जब यहाँ पे जनरल पब्लिक को इनवाइट ही नहीं किया जा रहा है शेयर्स की परचेजिंग के लिए, तो कैसे ये बात मुमकिन है कि यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा? अब मुझे अगर जनरल पब्लिक को बुलाना है, लोगों को मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, तभी तो मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा। और मेरी एडवर्टाइजमेंट का तरीका जो है वो मेरा प्रॉस्पेक्टस होगा। यानी मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो कोई मीडिया नहीं होगा, वो प्रॉस्पेक्टस होगा, जिसमें मैं अपनी कंपनी की तमाम प्रोफाइल ऐसी बनाऊंगा कि जिसके ज़रिए से जनरल पब्लिक को मैं इनवाइट कर सकूं और वो मुतासर होकर मेरी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट लें और मेरे शेयर्स खरीदें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करें। जब मुझे बुलाना ही नहीं है, मैं किसी को इनवाइट ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने शेयर्स अलॉट ही नहीं करने मार्केट में, तो मैं क्यों जनरल पब्लिक के अंदर प्रॉस्पेक्टस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाऊँ। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर फॉर दिस कंपनी इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज मस्ट। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, क्योंकि जब तक आप अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे प्रॉस्पेक्टस के ज़रिए, तब तक लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए आमादा नहीं होंगे। अनदर पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अच्छा, किसको ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते? शेयर्स ऑफ कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसकी वजाहत मैं यहाँ कर दूँ कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। भाई किसको नहीं कर सकती? सवाल, क्या फादर अपने बेटे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र तो हो रहा है, एक फैमिली की हद तक इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कहाँ आ जाएगी? आप इसे किसी बाहर वाले बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी जनरल पब्लिक में आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। पार्टनरशिप के अंदर तो फादर अपने सन को या ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को, किसी को अपना इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक फैमिली का बिज़नेस है, लिहाजा ये फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन क्या चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती? ट्रांसफ़र नहीं हो सकती तो जनरल पब्लिक में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, यानी कि आम आवाम में इसके शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जबकि बिल्कुल ऑपोजिट ही इसका पब्लिक लिमिटेड कंपनी का पॉइंट है कि शेयर ऑफ दिस कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड। इस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसे चाहे कर सकते। अनदर पॉइंट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत आसान सा है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इट मे बी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, अनलेस इट इज़ सब्सिडियरी कंपनी। अगर वो कोई सब्सिडियरी कंपनी नहीं है तो, यानी किसी के मातहत नहीं आ रही, किसी की सुपरविजन में नहीं आ रही, तो कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो कम से कम 2 होने चाहिए। और पब्लिक लिमिटेड में इसकी रिस्ट्रिक्शन और बढ़ गई कि नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स जो हैं वो इसमें कम से कम 3 होने चाहिए, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में 2 और पब्लिक लिमिटेड में 3। लास्ट पॉइंट इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स, सॉरी, द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ, प्राइवेट लिखा हुआ उसको काट दीजिएगा, लिमिटेड का वर्ड आएगा, यानी कि आप इसको लिमिटेड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। तो पहले पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात हो रही है, दूसरे पॉइंट के अंदर एरिया ऑफ ओनरशिप है, तीसरे पॉइंट में बिज़नेस की कमिटमेंट है कि कब आप बिज़नेस को बाकायदा तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस बताया गया।
चौथे पॉइंट के अंदर शेयर्स की अलॉटमेंट बताई गई कि कहाँ शेयर्स आप जनरल पब्लिक में अलॉट कर सकते हैं, कहाँ आप नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको बताया गया कि क्या आप प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, इधर नहीं करेंगे यानी कि प्राइवेट में नहीं करेंगे और जर्नल में आपको करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, वही बात कि एक जगह इजाज़त नहीं है, दूसरी जगह पर इजाज़त मौजूद है। यानी पहले हम कर रहे हैं डिस्कस प्राइवेट लिमिटेड को, फिर पब्लिक लिमिटेड। पहले में इजाज़त ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की नहीं है, किसको नहीं है, जनरल पब्लिक में, और दूसरे में इजाज़त है यानी कि पब्लिक लिमिटेड में आप आम आवाम में इसके शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड में 2, पब्लिक लिमिटेड में 3। लास्ट में लिमिटेड का वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है, यहाँ पे लिमिटेड का वर्ड यूज़ करना ज़रूरी नहीं, सॉरी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ज़रूरी है। प्राइवेट लिमिटेड में ज़रूरी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड में ज़रूरी है। तो बहुत मुख्तसर सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब छोटे से क्वेश्चन के बाद अब थोड़े डिटेल क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज हमारे पास 2 तरह की हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। यहाँ पे भी फॉर्मेशन में हम दोनों डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड किस तरह से बनती है, पब्लिक लिमिटेड किस तरह से बनती है। लेकिन क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात वाज़ेह कर दूँ कि टोटल हमारे पास फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं, जो कि इसी पेज नंबर 43 के ऊपर लिखे हुए हैं। पहला स्टेप है आपका प्रमोशन का, दूसरा स्टेप है आपका इनकॉर्पोरेशन का, और तीसरा है आपका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिस्कस कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे। ये पॉइंट भी, जो तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आपके पेज नंबर 43 पर ही लिखे हुए हैं। नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑन द पेज एंड कम्स टू पेज नंबर 44। अब आ जाइए पेज नंबर 44 पर। पेज नंबर 44 पे क्या हिदायत लिखी हुई हैं, क्या बातें लिखी हुई हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रमोशन की बात होगी यहाँ पे। प्रमोशन, व्हाट द वर्ड प्रमोशन मीन, इस वर्ड का क्या मतलब है, प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन इज़ द प्राइमरी फूड स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन जो है बिल्कुल ही प्राइमरी फूड स्टेप है, यानी हम कहेंगे पहला कदम है, जिसे कहते हैं ना पहला कदम शर्त है। उर्दू में भी आप ये इस फ्रेज़ को लेकर कुछ कहानियाँ, कुछ मॉरल स्टोरीज़ पढ़ चुके होंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रमोशन जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बनने में, ये एक पहला प्राइमरी फूड स्टेप है, यानी शर्त अव्वल है जिसके बगैर काम शुरू ही नहीं हो सकता। प्राइमरी फूड स्टेप है किसी भी कंपनी को बनाने में। इट इन्वॉल्व्स ऑल प्रोसेस लाइक डिस्कवरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, अरेंजमेंट ऑफ बिजनेस एलिमेंट इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, 4 पॉइंट्स हैं जो नीचे तफसील से लिखे हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी कि प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा अगर ख्वाब देखे और सुबह जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी बना दे, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ख्वाब में कोई उनको मंज़र नज़र आ गया और उन्होंने जो है उस मंज़र को देख के सुबह उठते ही इरादा कर लिया कि भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी है और एक ही दिन में जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तहक़ीक़ करनी पड़ती है, पैसों की ज़रूरत होती है। आप कौन सी कंपनी बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको उसके मुताबिक एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके एक प्रॉपर कंपनी बनती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं प्रमोशन की हेडिंग के ज़ेल में, वो है आपका डिस्कवरी ऑफ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले पॉइंट में प्रमोशन में आएगा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरह से डिस्कवर करेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, फाइंडिंग एंड सेलेक्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अ क्रूशल एक्टिविटी फॉर बिजनेसेस। किसी भी कारोबार को करने के लिए ये बहुत ही अहम है कि आप कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी को फाइंड करें, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस अगर मार्केट के अंदर मौजूद है तो लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। लोग कोई भी चीज़
कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट तब ख़रीदते हैं आपसे कि जब वो मार्केट में नहीं होती है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीज़ को आप बना रहे हैं तो फिर कंपटीशन है, या तो आपकी चीज़ इतनी अच्छी हो कि लोग प्रीवियस सारी चीज़ों को छोड़कर आपकी चीज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाएं, या तो उसकी क्वालिटी ऐसी हो या उसका मयार ऐसा हो या स्टैंडर्ड ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बिज़नेस फेल है। लिहाजा सबसे अहम तरीन बात, सबसे अहम तरीन चीज़ कि आप करना क्या चाह रहे हैं वो ये है कि आपने फाइंड करना है, ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कारोबार करना चाह रहे हैं। और यही काम सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक मरतबा जब आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर उसके बाद पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है। अपने बिज़नेस को डाइवर्ट करना मुश्किल होता है, अपने बिज़नेस से पीछे हटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा सबसे अहम तरीन अमर जो है इसके अंदर जो आपने अंजाम देना है वो क्या है कि आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है, फिर उसको सेलेक्ट करना है। इट फर्स्टली द सिलेक्शन और गेटिंग एन आइडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले जैसे कि हम इसमें बात कर चुके हैं कि सेलेक्ट करना है कि आइडिया क्या है। आइडिया असल चीज़ है, यानी दिमाग के अंदर किसी आइडिया का आ जाना। जब तक आइडिया नहीं आएगा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई आइडिया माइंड के अंदर मौजूद हो। एंड उसके बाद है द पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया और डेवलप्स द आइडिया ऑफ सम अदर पर्सन इज़ नोन एज प्रोमोटर। अब यहाँ पे प्रमोशन के पहले हिस्से की बात कर दी गई, डिस्कवरी ऑफ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में, कि वो शख्स कि जो कोई आइडिया कंसीव करे, यानी कोई आइडिया उसके जहन में आए या वो किसी और के आइडिया को कहीं जगह किसी और जगह इम्प्लीमेंट करे, ठीक है ना, उस शख्स को कहा जाता है यहाँ पर प्रोमोटर। प्रोमोटर यानी कि देखिए, आइडिया देना और बात है और आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन करना और बात है। जिस शख्स ने आइडिया कहीं से जनरेट किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, या उसके ख़ुद के जहन में आया या किसी और से लेके आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट किया, वही बंदा जो इम्प्लीमेंट करेगा वो प्रोमोटर कहलाएगा। आइडिया देने वाला शख्स प्रोमोटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि आइडिया देना और चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन और चीज़ है। आइडिया दे दिया, सोचना बहुत बड़ा काम है, इस क्रूशल एक्टिविटी है, लेकिन उससे ज़्यादा क्रूशल एक्टिविटी है उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन, के उस आइडिया को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। तो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले शख्स को प्रोमोटर कहा जाता है। अनदर पॉइंट इसमें द न्यू आइडिया मे बी रिलेटेड टू, अब जो नया आइडिया है वो इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, उसके अंदर ये तीन चीज़ें शामिल हो सकती हैं। नंबर 1, द सर्च ऑफ अ न्यू डिमांड। सबसे पहला पॉइंट कि कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर की जाए जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाए। आप ये देखें कि जिस मोबाइल फ़ोन में बैठकर या जिस मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेके आप वीडियो देख रहे होंगे या लैपटॉप पे वीडियो देख रहे होंगे, तो अगर मोबाइल फ़ोन, मेरे ख़्याल से स्मार्टफोन हम सबके पास मौजूद है, तो स्मार्टफोन्स की भी नई नई कैटेगरीज़ हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही होती है। कभी किसी और ब्रांड का आ रहा होता है, उसकी टक्कर का कोई और ब्रांड हमें टेलीविज़न स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है थोड़े दिन के बाद। यानी जो मुकाबला चल रहा है वो किस चीज़ का चल रहा है? वो चल रहा है मुकाबला फ़ीचर्स का, कि स्मार्टफोन के फ़ीचर्स कैसे हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम आजकल के दौर में कंसिडर करते हैं किसी भी स्मार्टफोन को ख़रीदते वक्त, वो दो चीज़ें हैं। पहला है उसका कैमरा, उसके कैमरे का रिज़ल्ट कैसा है, अमूमी तौर पे क्योंकि सेल्फ़ीज़ अपने लेनी होती हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ फ़ीचर देखा जाता है वो है उसका बैटरी, कि भाई बैटरी का जो ड्यूरेशन है, बैटरी की जो उसका टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, बैटरी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, यानी उसकी ड्यूरेशन जो है चार्जिंग की वो कितनी चलती है। ये दो चीज़ें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसके अलावा और फीचर्स भी होते हैं, रैम होती है और बहुत सारे फीचर्स हम किसी भी स्मार्टफोन के देखते हैं। तो ये जो इतने ज़्यादा हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हमें आजकल मीडिया पर मोबाइल फ़ोन्स के, स्मार्टफोन्स के ऐड नज़र आ रहे हैं, वो क्या है? ये क्रिएटिंग ऑफ अ न्यू डिमांड है, कि आप नई नई डिमांड्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं लोगों के लिए। आज से 20-25 साल पहले स्मार्टफोन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, शायद पाकिस्तान में तो नहीं था। लोग सुकून से अपने तमाम उमूर अंजाम दे रहे थे, लेकिन एक स्मार्टफोन के आने से लोगों के अंदर इसकी क्या हो गई, डिमांड क्रिएट हो गई। और अब उसी की जंग चल रही है। तमाम जो ब्रांड्स हैं वो किस चीज़ को लेके चल रहे हैं, इसी प्रमोशन को लेके चल रहे हैं कि हमारे ब्रांड की प्रमोशन हो जाए, हमारे ब्रांड की प्रमोशन हो जाए, हमारा ब्रांड टॉप पे नज़र आए। तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे थे
कि जो इस रेस के अंदर पीछे रह गए, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो फीचर्स को, नए नए फीचर्स के साथ आगे आते जा रहे हैं, और ऐसे आगे आ रहे हैं कि पुराने जो ब्रांड्स जो एक ज़माने के अंदर बहुत ही अच्छे माने जाते थे, वो सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं आज हमें मार्केट में नज़र ही नहीं आ रहे हैं। यानी इतनी ज़्यादा नए ब्रांड्स की जो है वो भरमार हो चुकी है और लोगों की डिमांड के मुताबिक वो फीचर्स दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए जो कि इनोवेटिव हो, ऐसी प्रोडक्ट बनाई जाए कि जो पहली वाली प्रोडक्ट से हट कर हो, क्योंकि अगर सेम फीचर्स होंगे तो सेम फीचर से तो काम नहीं चलेगा। क्या फ़ायदा कि अगर सेम फीचर्स की चीज़ पहली वाली प्रोडक्ट भी दे रही है और सेम फीचर्स की चीज़ ही दूसरी वाली प्रोडक्ट भी दे रही है जो आप लेकर आ रहे हैं। हाँ, फिर लोग कंपैरिजन करते हैं प्राइस में। अगर क्वालिटी सेम है तो फिर कंपैरिजन होगा प्राइस का। आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा लो रखना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन उसके बराबर हुआ, पहले वाली प्रोडक्ट के बराबर हुआ, फीचर्स भी सेम हुए, फिर तो मार्केट आपकी ख़त्म हो गई, फिर आपकी मार्केट जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन अगर आपने अपना मार्जिन थोड़ा सा कम कर दिया, उस सूरत के अंदर तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रोडक्ट चल जाए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का एक परसेप्शन ये भी है कि प्राइस कम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लिहाजा उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। लिहाजा आपकी प्रोडक्ट किसी न किसी लिहाज से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो कंज्यूमर को कि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ऐसी प्रोडक्ट है कि जो इससे पहले मार्केट के अंदर नहीं थी। थर्ड वन, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज़, कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। जाहिर सी बात है कि बिज़नेस जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक रखने के लिए नहीं बनाया जाता। बिज़नेस को क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। बिज़नेस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे भी आप बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि या तो आप ख़ुद इस काबिल हो कि अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर दें, या फिर आपके पास इतनी सलाहियत मौजूद हो कि आप दूसरी कंपनी के साथ या तो खुद मर्ज हो जाएं या दूसरी कंपनी आपके साथ मर्ज होने में जो है वो कोशिश करे कि आपके साथ मर्ज हो जाए, यानी कॉम्बिनेशन हो जाए 2 कंपनीज़ का। जैसे कि बहुत सारे हम इदारों के अंदर देख रहे हैं कि आप गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे किसी को दवाई खानी पड़े, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऑगमेंटिन एक दवाई है और ये GSK कंपनी की है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये 3 लोग हैं, ठीक है ना। तो ये 3 लोग जो हैं वो आपस में मर्ज हुए हैं। जैसे कि आपने अकाउंट्स के अंदर भी मर्जिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो GSK कंपनी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो 3 लोग थे, 3 लोगों की कंपनीज थी जो कि आपस में एक जगह कंबाइन हो गई। इसी तरह से बहुत सारे हमारे सामने ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं, पूरी पाकिस्तान में मौजूद हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड मौजूद हैं, कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक अकेली कंपनी कोई काम नहीं कर पा रही होती तो वो कोशिश करती है किसी और के साथ मर्ज हो जाए, और अगर वो किसी और के साथ मर्ज हो जाती है तो उन दोनों के नाम से, उन दोनों के इश्तराक से एक नई प्रोडक्ट निकल के सामने आ रही होती है, और दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ भाई ये दोनों लोग इस कंपनी के अंदर मौजूद हैं। 2 कंपनीज़ मिलके एक नई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इशू कर रही हैं, एक मार्केट के अंदर लॉन्च कर रही हैं। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं अपनी बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर एग्जांपल में प्रमोशन के तौर पे कि या तो किसी नई चीज़ की डिमांड क्रिएट की जा रही होती है, या फिर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाई जा रही होती है, या फिर बिज़नेस को एक्सपेंड किया जा रहा होता है, या तीनों मामलात एक ही जगह हो रहे होते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, तहकीक करना, किसी भी चीज़ के बारे में तफसील से तहकीक करना। तहकीक करने का जो उसूल है वो हमारे मज़हब ने भी हमें दिया है कि तहकीक करें हर चीज़ के बारे में। तो इसी तरह से कारोबार के अंदर भी हमें तहकीक करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो कोई ऐसा कारोबार करने लग जाएं कि जो स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो। ठीक है, स्टेट के रूल यानी रियासत के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए आपका कारोबार। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा कारोबार शुरू कर रहे हो कि जो कि रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो। लिहाजा एक तो ये इसका एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि आपका कारोबार आपको किस हद तक मुनाफा दे सकता है और कितने अरसे तक आपका कारोबार चल सकता है। इसके लिए कुछ फीचर्स हैं, इसके अंदर कुछ आपको बताई हुई हैं बातें इस पैराग्राफ में देखिएगा। डिटेल सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन इन ऑर्डर टू अवेयर फ्रॉम ऑल वीकनेस एंड डिफिकल्टीज विच में कम फॉरवर्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइडियाज़। देखिए, हम सोचते हैं कि हमने जब आइडिया दे दिया तो हमारा काम जो है बिल्कुल यूँ चलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, यूँ चलेगा,
लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे कारोबार की आइडिया की जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कुछ हमारे पास स्ट्रेंथ्स आती हैं तो कुछ वीकनेसेस आती हैं। कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं हमारी, कुछ वीकनेसेस होती हैं। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में जो पिरामिड शेप बनाया है उसका मतलब है स्ट्रेंथ्स, और नीचे की तरफ जो हमारा ग्राफ जा रहा है इट मीन्स कि ये वीकनेसेस हैं। तो वीकनेसेस भी आती हैं और साथ साथ हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से इस्तेमाल करें अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए, ये सारे पॉइंट्स हमारे जहन के अंदर होने चाहिए। ये भी पार्ट है हमारी इन्वेस्टिगेशन का। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बात जहन में बिठा दी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की स्टार्टिंग में ही बता दी कि हमें ये देखना है कि हमारा कारोबार कितने अरसे तक हमें प्रॉफिट दे सकता है, कितने अरसे तक चल सकता है, मार्केट के अंदर स्टे कर सकता है। उसके लिए इन तमाम बातों का हमारे जहन में होना ज़रूरी है। Detailed investigation about the business like to make sure that the business name you plan to use is not already being used by another business। सबसे पहला काम कि जब भी आप कोई इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, सबसे अहम तरीन काम कि जो भी आप नाम दे रहे हैं अपने कारोबार को, बग़ैर नाम के कारोबार नहीं चलता। हाँ, सोल प्रोप्राइटर के अंदर तो चल जाता है, लेकिन ना पार्टनरशिप के अंदर इसकी कोई एग्जिस्टेंस है, ना ही जॉइंट स्टॉक कंपनी में। जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी आप जब एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना रहे हैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी जो है बनाने के साथ साथ आपको उसका पर्टिकुलर नाम भी देना है। तो नाम आप ऐसा रखेंगे कि जो किसी और ने पहले इस्तेमाल ना किया हुआ हो। दूसरी बात जो इसके अंदर लिखी हुई है वो ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ द कस्टमर, आपका कस्टमर कहाँ पे आएगा, आपका कस्टमर आपको कहाँ मिल सकता है। जो जिस नौयत का आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं उसका कस्टमर आपको मिलेगा भी या मार्केट में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तीसरा प्रॉफिट मार्जिन, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। शुरू में तो इमीडिएटली तो आपका कम ही होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉफिट मार्जिन आपका इंशाल्लाह बढ़ सकता है। किस रेशियो से बढ़ेगा, ये पॉइंट। फिर है कॉस्ट एनालिसिस, आपको ये तज्जिया करना है कि आपकी चीज़ के ऊपर लागत कितनी आ रही है, क्योंकि आपने कॉस्ट को कम से कम करना है। जब कॉस्ट कम होगी ऑलरेडी आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉस्ट को आपने मद्देनज़र रखना है। असल काम किसी भी बिज़नेस में कॉस्ट एनालिसिस है कि आपकी कॉस्ट कम से कम हो। आपने कॉस्ट पे नज़र रखना है। अगर आप कॉस्ट पे नज़र नहीं रख सके तो फिर बेकार है, फिर आपने कुछ भी नहीं किया। अनदर पॉइंट, कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। बिज़नेस इसी तरह से है जैसे रोड के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। जितनी ज़्यादा गाड़ी रश में आप निकाल रहे हैं इसका मतलब है कॉम्पिटिटर आपके ज़्यादा हैं। हर कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा कोई कॉम्पिटिटर, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं बिज़नेस लेके चल रहा हूँ अपना, तो आपके आगे बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है, आपके पीछे एक गाड़ी मौजूद है जो मुसलसल हॉर्न दे रही है आपको, आपके इधर दाएँ बाएँ भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। आपको इस कंपटीशन में चलना है, यानी कि जितने ट्रैफिक के अंदर आप अपनी पेशेंस को आपने मेंटेन रखना है, इसी पेशेंस के साथ अपने बिजनेस को की गाड़ी को भी आगे लेकर बढ़ना है। अनदर पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये कि सूटेबल मार्केट। अब जाहिर सी बात है कि बिज़नेस अगर गाड़ी है तो उसके चलने के लिए रोड की ज़रूरत है, वो पहाड़ों पे नहीं चलेगी, ठीक है ना। वो अलग पहाड़ों पे चलने वाली गाड़ियाँ अलग होती हैं और वो यहाँ नहीं चल सकती। लिहाजा बताने का मकसद ये है कि सूटेबल मार्केट क्या है, आपका बिज़नेस कहाँ चलेगा। जैसे मैं चलने की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं गाड़ी की एग्जांपल कोट कर रहा हूँ बार बार कि बिज़नेस आपका कहाँ रन कर सकता है, कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ आपका बिज़नेस एग्जिस्ट कर सकता है। इसके लिए सूटेबल मार्केट की ज़रूरत है। यानी कि ऐसे इलाके के अंदर जो पोश इलाका नहीं है वहाँ पर आप कोई जनरल स्टोर नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। सुनसान वीराने में जाके आप जो है वो थर के इलाके में जाके आप कोई बड़ा सा मॉल नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ पे मेरी मार्केट ही नहीं है, यहाँ तो लोग बेचारे गुर्बत में हैं, तो लिहाजा यहाँ पे जो है मेरी मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह से बड़े बड़े इलाकों के अंदर, पोश इलाकों के अंदर लोग मॉल्स वगैरह खोलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सूटेबल मार्केट उनकी यहाँ पर है। फिर है आपका अनदर पॉइंट, उसके अंदर लिखा हुआ है कि सूटेबल सीज़न फॉर ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब सूटेबल सीज़न यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो गर्मी से बचाए तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आप मई जून का इंतखाब करेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो सर्दी से महफूज रखे तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी मार्केटिंग के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी का इंतखाब करेंगे। तो मार्केट के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है
कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से किस सीज़न के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। और आखिरी पॉइंट डिटेल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, द डिटेल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द बिजनेस हेल्प्स इन मीटिंग द फ्यूचर गोल्स। इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है, नतीजा क्या मिला? नतीजा यह मिला कि ये सारी चीज़ें हमें मुस्तक़बिल में अपने हदफ़ को हासिल करने में मददगार साबित होंगी। यानी कि आगे चल के मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में हमारा जो हदफ़ है, हमारा जो फ्यूचर गोल है, हम उस फ्यूचर गोल को बाआसानी हासिल कर सकते हैं फ्यूचर में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए। थर्ड हेडिंग इज असेंबलिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग चीज़ों को किस तरह से असेंबल करना है। चीज़ें मौजूद हैं, अब देखिए जैसे कि क्लास के अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं, बोर्ड भी मौजूद है, पंखे भी मौजूद हैं, लाइट भी मौजूद है, फर्नीचर भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। इनकी असेंबलिंग, भाई बोर्ड कहाँ लगाना चाहिए, डेस्क किस रुख पे रखनी चाहिए, पंखे कहाँ कहाँ लगने चाहिए, लाइट कहाँ कहाँ लगनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी असेंबलिंग, ये असल चीज़ है। आपके पास रिसोर्सेज का होना काफ़ी नहीं है, रिसोर्सेज के होने के साथ साथ आपको इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए कि इसको किस तरह से असेंबल किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। वरना आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बल्कि लिमिटेड क्या मैं तो कहूँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों, तब भी आप जो है उसको आप सही तरीके से अगर असेंबल नहीं कर पा रहे तो वो आपके लिए यूज़लेस हैं। लिहाजा सबसे पहला पॉइंट असेंबलिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स में, finding and selecting business opportunities or an idea and detailed investigation, search and investigation, the promoter starts assembling various business elements to form of a company। यानी कि ऊपर वाले दो काम कर लेने के बाद, ढूंढने के बाद, तहकीक करने के बाद, अब जो काम है हमारा प्रोमोटर का वो क्या है कि वो अपने बिजनेस एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना शुरू कर देता है कि बिजनेस एलिमेंट्स इसके लिए कौन कौन से ज़रूरी होंगे। इसके लिए कुछ चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहला सिक्योर प्योर परमिशन और लाइसेंस। सबसे पहले लाइसेंस लेना ज़रूरी है कि आपके पास लाइसेंस हो जो भी आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि लाइसेंस के बगैर बेकार है। दूसरा, प्रोवाइड सिक्योर पैटर्न्स और कॉपीराइट्स, यानी कि आपके पास जो है वो सनद हक़ में तहफ़्फ़ुज़, सनद हक़ के तहफ़्फ़ुज़ जिसे हम कह रहे हैं पेटेंट्स, ठीक है ना, यानी कि आपकी जैसी चीज़ कोई और ना बना ले। जैसे कि लोगोज़ हैं, लोगों की एग्जांपल मैं बार बार दे चुका हूँ, जो लोगो आपका अलीगढ़ का लोगो है, दीगर लोगोस होते हैं, उसको कोई और कॉपी ना कर सके। तीसरा है हमारा सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के मकसद के हिसाब से आपकी सूटेबल लोकेशन क्या हो। डिसाइडिंग दैट परचेज मेड ऑन कैश और क्रेडिट, आपको ये भी देखना है कि आप जो चीज़ें ख़रीदेंगे वो कैश पे ख़रीदेंगे या उधार पे ख़रीदेंगे। और लास्ट, हायरिंग ऑफ नेसेसरी एम्प्लॉयज़, आपको इनिशियली कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ये 5 पॉइंट्स जो हैं ABCD, ये एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा भी एलिमेंट्स हैं लेकिन मेन एलिमेंट्स ये हैं। तो अभी ये क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू है। इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर आपके पास आ रहा है, उस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को अपने कंप्लीट कर दें। अभी का लेक्चर, ये वाला लेक्चर इतना ही। थोड़ी देर के इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।